नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 26 न्यूज, मतलब टोटल 26 न्यूज हैं। उनमें से सम मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट फिनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। मतलब ये सारे एग्जाम्स में आप कहीं ना कहीं काम आने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना ताकि एक भी न्यूज स्किप ना हो। तो चलो शुरू करते हैं और पहली न्यूज पे आ जाते हैं। तो पहली न्यूज है एयर इंडिया के ऊपर, जो कि प्लान कर रहा है लगभग कितने 65 एयरक्राफ्ट को। एयर इंडिया जो है प्लान किया हुआ है 65 एयरक्राफ्ट ऐड करने के लिए, और ये कब करेगा? अगले 3 सालों पे। और एक इस चीज को ऐसा करके एक्सपेंशन कर रहा है अपने ड्राइव को। इसकी जो पेरेंट एयरलाइन है उसने 35 प्लेन इंडक्ट किए हैं इसी समय पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो न्यूज है वो फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर है, जो कि बढ़ा हुआ है $1.5 बिलियन से। और ये पहले जो था लॉस पे था, लेकिन अभी इतने की इस पे बढ़ोतरी हुई है। तो इसको पढ़ते हैं। करंट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रोज फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार ये इतना बढ़ा है इन 9 वीक्स बाय 1.51 बिलियन टू, मतलब इतना तो बढ़ा ही है, जो कि बढ़ के कितना हो गया है $658 बिलियन फॉर द वीक इंडेड नवंबर 29। मतलब इतने 29 नवंबर तक ये इतना है, ऐसा इस पे बताया गया है। और ये पहले ना 5 मंथ का लो था। द रिजर्व रोज बाई $1.5 बिलियन इन द रिपोर्टेड वीक। अच्छा, तो इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो न्यूज है वो है सीड टू एक्वायर माइक्लिन कैस्मो ब्रांड फॉर 1.9 थाउजेंड करोड़। ठीक है, टायर मेकर कंपनी जो सीट है उसने एक एग्रीमेंट पे आई है माइक्लिन को बाय करने के लिए। कास्मो ब्रांड है ये भी मतलब टायर और ट्रैक्स का ही बिजनेस का है। और ये इसको कितने में लेगा? ये इसको लेगा 1905 करोड़ में। ठीक है, और इस पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है इसकी श्रीलंका में, और ग्लोबल राइट्स है कास्मो ब्रांड्स का। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लगातार जो कार की कंपनियां हैं वो अपने प्राइस बढ़ाने के अनाउंस कर रही हैं। तो यहाँ पे मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा जॉइन हुंडई इन अनाउंसिंग प्राइस हाइक्स। ओके, तो हुंडई मोटर इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड JSW मोटर ने डिसाइड किया है अपने प्राइस को बढ़ाने की। उन्होंने बताया है कि ये सब 1 जनवरी से लागू होगा, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सम इनपुट कॉस्ट प्रेशर कंज्यूमर्स, मतलब जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है, इस वजह से उन्होंने प्राइस को बढ़ाने का डिसीजन लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंथली PLFS डेटा फॉर रूरल अर्बन एरिया मार्चिंग। अच्छा, तो जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस है उसने रिलीज किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा, हर महीने करता है रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। और एक हफ्ते का मार्च से अभी तक का डेटा इसने शेयर किया है। इन अ बिड टू मेक डाटा रेडिली अवेलेबल टू हेल्प पॉलिसी मेकर्स। और ये डेटा क्या है? पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा, जिससे कि बजट में नई जो स्कीम है इनके लिए आ पाएंगी। अगले न्यूज पे आते हैं। पिरामल फार्मा टू पे $407,000 टू वेट DC INC टू सेटल डिस्प्यूट। मतलब जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए पिरामल फार्मा इतना रुपए पे करेगा। पिरामल फार्मा, ठीक है, would pay इतना टू US based वेट DC टू सेटल अ डिस्प्यूट ओवर रिजेक्शन बैचेस ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, वेट DC क्लेम्ड डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन। जो वेट DC है इसने अकाउंट रिजेक्ट कर दिया था किसका? पिरामल फार्मा का। उसने बताया था कि मैन्युफैक्चर सप्लाई में कुछ इसमें डैमेजेस हैं और भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहे होंगे, उस वजह से इतने का इसने इस पे ऊपर क्या लगाया है? चार्जेस लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदानी कॉपर रिफाइनरी टू हेल्प कट इंपोर्ट्स डिपेंडेंस। अच्छा,
जो अदानी का कॉपर रिफाइनरी है वो हेल्प करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। Once Adani Kutch copper refinery is ramped up to full capacity, which is likely by early next year, the country will be self-sufficient in refining copper, the mines minister said. मतलब जो ये अगर अपने आप को ग्रोथ करता है अडानी, तो यहाँ पे हमें जो इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से वो कम होगा, ऐसा इस न्यूज पे कहा गया है। और इतने टन मतलब 3,63,000 टन रिफाइनिंग कॉपर कैथोड वर्थ जो कि कितने का है, 24,552 करोड़ का है। इतना क्या लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे इंडिया इतना क्या किया था, इंपोर्ट किया था। और जो जापान है 2/3 रिफाइनिंग कॉपर इंपोर्ट करता है। और तंजानिया है वो इंडिया का सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है रिफाइंड कॉपर का, और फर्स्ट कौन सा है, जापान है। नेक्स्ट न्यूज, संवर्धन मदरसन टू बाय 95 स्टेक इन जापानीज फर्म। ओके, तो जो संवर्धन मदरसन है 95% स्टेक जापानीज फर्म में लेगा, ऐसे इस न्यूज पे कहा गया है। फ्राइडे सैटरडे का 95% स्टेक इन जापान बेस्ड Asmatic for $57 million. The firm's board approved the acquisition via its subsidiary Samvardhan Motherson Automotive System. Okay. अब यहाँ पे जो होंडा मोटर है कितने परसेंट डाउन कर रहा है, इस पे 5% कर रहा है वोटिंग राइट शेयर इन ऑस्मेटिक को। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, एनसीएलटी जंग जय प्रकाश प्रिया अगेंस्ट, प्रिया का होता है याचिका। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसने फ्राइडे को रिजेक्ट कर दिया है जयप्रकाश के एसोसिएट पिटीशन को जो चैलेंज करता था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट, मतलब फर्म के खिलाफ जो इन्होंने जो भी इंसॉल्वेंसी लगाया था उसको एनसीएलटी ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, और एनसीएलटी ऑब्जर्व मेयर पेंडिंग ऑफ लोन रिस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट विथ लेंडर्स, मतलब ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग का काम का जो भी इसका इशू होता है वो एनसीएलटी को सॉल्व करता है बेसिकली बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, तो पहले तो जो इशू होता है वो कहाँ पे जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे। अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनती तो फिर जाता है अपीलेट, मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। और ये किस लिए हुआ था, डज नॉट डिवर द क्रेडिटर टू फाइल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, इस चीज के लिए इन्होंने इशू किया था, मतलब जो अपील किया हुआ था जिसको एनसीएलटी ने खारिज कर दिया है। अच्छा, और ये एनसीएलटी कब बना था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में बना थे, अभी याद रखना है। नेक्स्ट जो है सेरेंटिका टू इन्वेस्ट 50,000 करोड़ इन रिन्यूएबल राजस्थान। राजस्थान में जो सेरेंटिका है वो 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और इससे क्या डेवलप होगा, 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन राजस्थान। ठीक है, और जो अनाउंसमेंट है सेरेंटिका पर राइजिंग राजस्थान, एन इवेंट हाईलाइटिंग द स्टेट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें इसमें बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, ग्रोथ पोटेंशियल होगा, ये सब चीजों को याद रखना है। निसान मोटर सेटअप नेशनल ट्रेनिंग सेंटर तमिलनाडु प्लांट। ठीक है, ऑटो मेकर निसान मोटर इनोग्रेटेड फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल ट्रेनिंग सेंटर निसान एकेडमी इन तमिलनाडु। बस इतना ही याद रखना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आरबीआई कीप रेट अनचेंज कट सीआरआर, मतलब सीआरआर को कट किया है 50 बेसिस पॉइंट से, और जो अनचेंज रखा हुआ है, कौन से रेट को अनचेंज रखा है, डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट को इसने अनचेंज रखा है, बाकी सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है, कट किया है। मतलब द स्टेटस को फॉर एन 11th स्ट्रेट टाइम मेंटेनिंग न्यूट्रल, मतलब इसको क्या नाम दिया, न्यूट्रल स्टांस। ठीक है, इवन एज इट रिड्यूस दी कैश रिजर्व्स रेशियो, सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया, जिसमें को जो कि हो गया 4%, जो पहले कितना था 4.5%। टू बूस्ट लिक्विडिटी इन दिस सिस्टम, ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा लिक्विडिटी को सिस्टम में। इट लोअर्ड दी 2024-25 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.6% फ्रॉम 7.2% अर्लियर।
अच्छा, जो जीडीपी ग्रोथ था वो 6.6% कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था, 7.2% था, प्रोजेक्शन था। The inflation projection for the financial year meanwhile was increased by 30 basis point to 4.8%. ओके, इसका क्या मतलब है भाई? मतलब 30 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ गया है, पहले 4.5 था जो कि अब हो गया है 4.8%। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, जो रेपो रेट है वो क्या है? एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक से, रेपो रेट पे ही आरबीआई बैंकों से पैसे उठा लेता है। जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है मार्केट पे तो तब करता है आरबीआई। जबकि सीआरआर क्या होता है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप विथ सेंट्रल बैंक। मतलब सीआरआर एक ऐसा है जिसको बैंक आरबीआई के पास रिजर्व रखता है। 1 बेसिस पॉइंट इज द 100% ऑफ पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट होता है 100%, मतलब ये सीआरआर रखना कंपल्सरी है, मतलब रखना ही होता है। ओके, पेटीएम पेरेंट ओके पे स्टेक सेल। ओके, जो 197 कम्युनिकेशन की कंपनी है पेटीएम, द कंपनी दैट ऑपरेटेड ब्रांड पेटीएम फर्म होली ओन्ड सिंगापुर, मतलब सिंगापुर का है जो पेपे है, अप्रूव स्टेक सेल कर रही है जापान फिनटेक कॉर्पोरेशन। क्या है इस पे कि जो फर्म है होली ओन्ड सिंगापुर की, पेटीएम की पेरेंट कंपनी, उसने जापान की फिनटेक कॉर्पोरेशन पेपे को अपना हिस्सा क्या कर रही, बेच रही है। द वैल्यू ऑफ द डील रिपोर्टेडली पेग्ड एट, जो इसकी डील है $250 मिलियन की है। बस इतना ही इस पे याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज। ओके, कॉपर इंडस्ट्री टू सी 10 to 13% स्पर्ट इन डिमांड इन टू। अच्छा, जो कॉपर इंडस्ट्री है उसमें 10 से 13% की क्या ग्रोथ देखी गई, मतलब इसकी जो डिमांड है वो 10 से 13% तक बढ़ गई है। टॉप एग्जीक्यूटिव। अच्छा, तो बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं। आईसीए का फुल फॉर्म याद रख लो, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन इंडिया। डिमांड ग्रोथ हुआ 13%, मतलब 13% की ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जापान मेजर एक्सपोर्टर है कॉपर का। इंडिया को जो सबसे ज़्यादा जापान से ही आता है, क्या चीज़ आता है? कॉपर आता है। और जो इंडोनेशिया है मेजर सप्लाई है, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है कॉपर कंट्री को। और ये सब क्या है? पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस फेस कर रहे हो सकते हैं, कुछ पॉलिसी में बदलाव हुए होंगे जिससे इनको एक्सपोर्ट करने में कई बाधाएं आ रही होंगी। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। एआई टूल म्यूल हंटर टू टैकल फाइनेंशियल फ्रॉड। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास सेड फ्राइडे सेड द सेंट्रल बैंक हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अच्छा, बेस्ड मॉडल म्यूल हंटर एआई। मेल अकाउंट होते हैं जो कि फ्रॉड करने की दृष्टि से बनाए जाते हैं, दूसरे के अकाउंट ले लिया जाता है उससे कुछ पैसे देकर कि हम तुम्हें इतना देंगे, आप हमें अपने अकाउंट दे दो, अकाउंट नंबर दे दो। उनके अकाउंट से एक्सेस करते हैं और फ्रॉड कर काम करते हैं। ओके, तो इसको रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया है? एआई टूल म्यूल हंटर डेवलप किया है, याद रखने इंपॉर्टेंट है। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इस चीज को बनाया है, जो कि अधिकतर चीजें यही बनती हैं, रिजर्व बैंक जो भी लॉन्च करता है इनोवेशन हब पे ही बनते हैं। और इसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी शामिल हैं। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन नाउ ऑफर प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। अब ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको अभी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन मिल चुका है यूपीआई पे। और इसको कौन अलाउ किया है? आरबीआई अलाउ किया है। अलाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसके थ्रू ये लोग कर पाएंगे ये चीज को। अब जो पहले था ये क्या था कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ही अलाउ होता था। अब क्या है कि अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अलाउ हुआ है, जिससे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मनी आएगा, लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डेवलप होगी। यूपीआई क्रेडिट लाइन इज मेंट टू अलाउ इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को क्रेडिट देता है टू ऑब्टेन प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन
और इसको यूटिलाइज कर सकेंगे तुरंत से फॉर ट्रांजेक्शन थ्रू दी पेमेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो इस चीज को याद रखना है। इंडिविजुअल को अलाउ करेगी स्मॉल बिजनेस को ऑप्टेन करने प्री सेक्शन क्रेडिट, मतलब पहले से ही आपको कुछ क्रेडिट मिल जाएंगे जिसको आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज ये भी आरबीआई से। आरबीआई टू इंट्रोड्यूस न्यू बेंचमार्क SORR बेस्ड ऑन सिक्योर्ड मनी मार्केट। The RBI had proposed to introduce a new benchmark for the interest rate derivatives market based on secured money markets, based on the recommendation of the Mumbai Interbank Offer Rate MIBOR जिसको बोलते हैं। तो जो आरबीआई है उसने प्रपोज किया है न्यू बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के लिए, और किसके लिए? डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए ऑन सिक्योर्ड मनी मार्केट, जो कि सिक्योर्ड मार्केट होते हैं डेरिवेटिव्स। सिक्योर्ड मनी मार्केट के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनके लिए नया बेंचमार्क इशू किया है आरबीआई ने। वैसे तो सिक्योरिटी जो मार्केट का है वो रेगुलेटर से भी है, फिर भी आरबीआई भी इसमें कुछ कुछ करता है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन द मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जो मिबोर है, कमिटी और फीडबैक रिसीव्ड हुआ है अलाइन विद द करंट मार्केट डायनामिक्स। द आरबीआई हैज प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश अ बेंचमार्क डेरिव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड मनी मार्केट कंपासिंग बोथ बास्केट रेपो एंड ट्राइपार्टी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो मिबोर कमिटी है उसने डिसाइड किया है कि एक जो करंट मार्केट में डायनामिक्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, लोग उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। आरबीआई एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश करेगा जो कि डेरिव्ड होगा सिक्योर्ड मनी मार्केट्स के लिए, और ये दोनों चीजों को बराबर से क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, बोथ बास्केट रेपो एंड ट्राइपार्टी रेपो। नेक्स्ट न्यूज, hike in FCNR deposit rate may have limited impact on flows. The Reserve Bank of India decision to raise the interest rate ceiling on foreign currency non-resident bank deposits is expected to have a limited impact on attracting inflows. अच्छा, इसका क्या मतलब है? जो रिजर्व बैंक है डिसाइड किया है कि रेज करेंगे इंटरेस्ट रेट सेलिंग और फॉरेन, जो भी फॉरेन करेंसी है और जो नॉन रेसिडेंट बैंक, जो विदेशी बैंक होते हैं, डिपॉजिट इट एक्सपेक्टेड टू हैव लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन अट्रैक्टिंग इनफ्लो। इसका कुछ लिमिटेड इम्पैक्ट हो। अच्छा, दिस का मैनेज द सॉफ्टनिंग ऑफ रेट्स इन ग्लोबल मार्केट्स। ये क्या करेगा? थोड़ा सा मतलब जो रेट्स हैं उनको सॉफ्टनिंग करेगी इन ग्लोबल मार्केट्स पे। हैज लेड टू डोमेस्टिक बैंक्स रेजिंग फंड्स फ्रॉम, जो डोमेस्टिक बैंक को फंड रेज कर पाएंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम कर देगी। इसका कहने का मतलब है जिससे इन चोरियों को फायदा होगा। तो इतना ही याद रखना है कि ये फिलहाल ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, इस पे कोई जीके में तो शायद ही बनेगा, फिर भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं इस टाइप की न्यूज से। तो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। डी डॉलराइजेशन नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जो गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने कहा है कि डी डॉलराइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फिर क्या है? जब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये क्या है? ओनली अ पार्ट ऑफ डी रिस्किंग। मतलब डी रिस्किंग मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है, हमें चाहिए डॉलर और हम उसको क्या करते हैं? अब डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, मतलब हम मार्केट से डायरेक्ट ले नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा रहे हैं। तो वहां पे क्या कर रहे हैं? हम अपने रिस्क को बेसिकली हम शॉर्टकट से लेने जा रहे हैं, उसी चीज को बोल रहे हैं कि डी रिस्किंग होता है। और ये क्या नहीं है? डी डॉलराइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब पूरी तरह से लागू नहीं होगा। एज ए डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल करेंसी कुड बी प्रॉब्लमेटिक। अगर हम एक ही करेंसी पे डिपेंड हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सिर्फ उसी कंट्री तक ही सीमित हो जाएंगे, हम फॉरेन की करेंसी को नहीं ले पाएंगे। उससे होगा कि हम बाहर की जो इकोनॉमी है उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बस इतना ही याद रखना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स जंप्स $1.5 billion इन कंसेक्यूटिव वीक ऑफ डिक्लाइन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है कितने से? 1.51 बिलियन टू $658.091 बिलियन।
फॉर द वीक एंडेड नवंबर 29, मतलब ये जो नवंबर 29 तक का ही डेटा दिया हुआ इसमें। तो इसमें कहा गया है कि जो रिजर्व्स है वो ड्रॉप हुए हैं। कितने से ड्रॉप हुए हैं? 1.31 बिलियन से $656 बिलियन इन द प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक। अच्छा, तो फॉरेक्स जंप होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, तो चलते रहता है। तो अभी बस इतना ही याद रखना है। इसमें और आगे न्यूज आएगा तो और आगे बताऊंगा फिर क्या होता है। The kitty has witnessed a declining trend in the recent past, had dropped by a record 17.761 billion in the week. अच्छा, the forex reserve had increased all-time high $704 billion in the end September। तो ये एंड सितंबर को बता रहा है कि इतना सा हाई हुआ था। अभी पुराना डेटा है, पूछ लेता है कभी कभी कि पहले कितना था, अभी बताओ, अभी और पहले का डिफरेंस बताओ। तो इस वजह से ये सब चीजों को याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। आरबीआई टू लॉन्च ब्रॉडकास्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए है आरबीआई लॉन्च किया है ब्रॉडकास्ट। ये डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो कम्युनिकेशन पूछ लेगा उसमें जो आरबीआई ब्रॉडकास्ट है उसके ऊपर डिटेल में लिखने को आ सकता है, जिसमें ये बताएगा कि कम्युनिकेशन से कैसे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो इनिशिएटिव है जो अवेयरनेस को स्प्रेड करेगा वाइडर ऑडियंस में, मतलब बहुत सारे ऑडियंस के, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्लान करते हैं लॉन्च किया ब्रॉडकास्ट इफेक्टिव disseminate information of interest to the general public। अच्छा, the RBI stated that it has been leveraging मतलब क्या? रिस्क को कम करना क्या कहते हैं? ये थोड़ा आसान करना है। लीवरेजिंग मतलब वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड को टूल्स को इनहांस करेगा, ट्रांसपेरेंसी, एम्पलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन एंड एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड देम। अच्छा, ये सब काम करेगा। जो क्या करेगा? जो ब्रॉडकास्ट है वो ये सब चीज़ों को इजी करेगा, मतलब आसान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाउस होल्ड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू राइज फर्दर, आरबीआई सर्वे। अच्छा, तो इंडियन का जो हाउस होल्ड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन है राइज हुआ है फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू नॉक ड्यू टू वीकर सेंटिमेंट्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आरबीआई फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे इन नवंबर में एक आरबीआई ने सर्वे किया। बेसिकली बार बार करते हैं सर्वे, जब भी इन्फ्लेशन कितना है ये जानना होता है तो आरबीआई क्या एक कंज्यूमर सर्वे करता है, तभी पता चलता है कितनी ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, हाउस होल्ड मीडियन परसेप्शन ऑफ करंट इन्फ्लेशन रोज बाई 30 basis point to 8.4% एज कम्पेयर टू 8.1%। ओके, मतलब पहले 8.1% था, अब 8.4% हो गया। जो पहले जो सर्वे हुआ था कब हुआ था? सितंबर 2024 पे, याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट अपॉइंट्स चतुर्वेदी आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव ऑन आईबीबीआई बोर्ड। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो आईबीबीआई बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चतुर्वेदी जी को अपॉइंट किया है। The government has appointed Vaibhav Chaturvedi as the ex-officio member of the Insolvency and Bankruptcy Board of India. According to an official notification, currently Chaturvedi is the Chief General Manager of RBI. ठीक है, as the RBI representative, Chaturvedi will contribute to the IBBI efforts in ensuring a smooth and transparent resolution process under the code, which aim to resolve distressed assets and enhance credit discipline in the financial sector। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर टू बैंक अडॉप्ट एडवांस्ड टेक फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि एडवांस टेक डिटेक्शन होना चाहिए फ्रॉड के लिए। बैंक को ऐसा गाइड किया है, डायरेक्टेड किया है बैंक को कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी का आजकल तो एआई आ गया है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। मतलब जो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनियां हैं और जो भी इंस्टीट्यूशन है, एआई पे बहुत ज़्यादा
लाई करते हैं। और ये क्या करते हैं, रियल टाइम डिटेक्शन करते हैं म्यूल अकाउंट का। जो म्यूल अकाउंट है उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, अब इसके लिए क्या जाना चाहिए, बैंक स्टॉप को फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। मतलब फ्रॉड में बेसिकली जो कस्टमर होते हैं उनको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन फ्रॉड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो कई बार तो ऐसा होता है उन्हें पता भी नहीं चलता, फ्रॉड भी हो जाता है। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू विथ 14C रिजर्व ऑफ इंडिया, नाबार्ड, पीएसबी, मतलब इतने सारे लोग इसके साथ ये मीटिंग की गई है जिसमें नाबार्ड के भी थे और आरबीआई के भी थे, जो कौन थे, ऑफिसर थे, और भी थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट एंड पेमेंट बैंक, फ्राइडे टू एड्रेस द ग्रोइंग चैलेंजेस कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड स्पेशली म्यूल अकाउंट। तो इसी पे चर्चा की गई है इतने सारे बैंकों के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनएसओ टू रिलीज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। एनएसओ हमारे बहुत सारे डेटा को रिलीज करता है और इसने एवरी मंथ करता है, मतलब प्रत्येक महीने का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करेगा एनएसओ। और कब से करेगा, मार्च से लेके करता है। नेशनल स्टैटिक ऑफिस इज लाइकली टू स्टार्ट रिलीजिंग, मतलब स्टार्ट कर दिया है रिलीज करना है। द पीरियोडिक लेबर सर्वे डेटा एवरी मंथ फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज फ्रॉम मार्च इन अ बिड टू मेक डेटा रेडिली अवेलेबल टू हेल्प पॉलिसी मेकर। ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा अगली पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, अगला जो न्यूज है क्या है, पुष्पा 2 सेम्स बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड विथ 294 करोड़ ओपनिंग। अरे जो मूवी है पुष्पा 2 उसने 294 करोड़ रुपए कमाए हैं पहले ही दिन पे। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। ये जो डायलॉग है अल्लू अर्जुन पुष्पा फ्रेंचाइजी हैज कम ट्रू, मतलब सही होता दिख रहा है हिस्टोरिक ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे। और ये जो सेकेंड पार्ट की मूवी है 294 करोड़ ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में एक ही दिन में इसने कमाया है। ठीक है, द डे वन कलेक्शन ऑफ द सुकुमार डायरेक्टर, जो इसके डायरेक्टर है कौन है, सुकुमार है। मूवी सीक्वल है 2021 में जो तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी पुष्पा, उसका ही पार्ट 2 है। हेड स्टार्ट दी रिकॉर्ड, मतलब जो बहुत बड़ा इसने रिकॉर्ड बनाया है। हाईएस्ट ओपनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा विच अर्लियर बिलोंग टू एस राजामौली, RRR। ये पहले जो आई हैं RRR हो गया, और भी है बाहुबली 2 है, कल्कि है, ये सब इतने नहीं कलेक्शन की थी, लेकिन ये जो है पुष्पा सबसे ज्यादा की थी, यही बताया गया है। तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि इसके डायरेक्टर हो गए SS राजामौली, और भी लोग होंगे, उनके बारे में पूछता है। इसमें जो सॉन्ग होते हैं उसको किसने लिखा है, सब चीजें आपको वन डे एग्जाम पे पूछी जाती है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतनी ही न्यूज थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज क्या है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं रिकॉर्ड पूरा कर लिया था, लेकिन जो साउंड है वो उस पर कुछ अलग ही आ रहा था। उसमें कुछ माइक में कभी कभी होता है ना, वो जो एक्स्ट्रा आवाज आता है उसको, वो उस पे आ रहा था, इस वजह से आज लेट हुआ है। नहीं तो रिकॉर्ड तो सुबह ही हो गया था, इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा दोस्त। तो अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, अब ये सब आप लोग देख लेना। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, कीप वर्क हार्ड टुडे, मतलब जो आज वर्क हार्ड करोगे तो आपका जो कल है वो बेटर होगा। मतलब कल आपको कम करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर कम कर रहे हो कल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आज ही ज़्यादा कर लो, जिससे कल क्या हो, एक अच्छा सा वो मिल जाए, मतलब कल आपको कम करना पड़े। और जो भी करी हो नीचे कमेंट पे डालना, मैं रिसॉल्व करूँगा उसको। और भी बताना क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसमें मैं डेली इम्प्रूवमेंट करता हूँ इसको, मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कि एक दिन इस वीडियो को बेस्ट बनाऊंगा। मतलब क्या है कि अभी जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बाद में नहीं आएंगे, मैं इस पे काम करूँगा।
और भी सेशन लेने हैं, जैसे कि एडिटोरियल का भी लूँगा, और भी कोई ऐसी न्यूज़ेस हैं जो कि लगता है मुझे कि इसको सेशन पे रखना चाहिए, मैं वो भी लूँगा। और बेसिकली आप लोग स्टडी करो, मतलब ये जो मैं जितना भी पढ़ाया हूँ उसको तो पढ़ो ही, प्लस उससे रिलेटेड भी पढ़ना, क्योंकि जो एग्जाम हो रहा है ना वो बहुत डेप्थ पे जा रहा है, उस पर डायरेक्ट चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसमें इनडायरेक्ट चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो आप जितना ज़्यादा डीप पे पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। रिवाइज बहुत करो, रिवीजन बहुत जरूरी है कोई भी चीज़ जो पढ़ते हैं, क्योंकि भूल जाता है। और ये जी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम में, हर एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव अ गुड डे। थैंक यू।